सिंपल लेसन में सबका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों के श्रृंखला में आज हम फिर से कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा गया है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लीटन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1892 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, 1909 के मार्लियामेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1935 का भारत सरकार अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पद्धति का अर्थ है जैसे मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मंडल मिला था, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये कब मिला था? ये 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के दौरान, यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1909, 1958। 1935 का भारत शासन अधिनियम सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह था? मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, लायनल कर्टिस, चेम्सफोर्ड। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा जो थी वो मॉन्टेग्यू की देन थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, ड्यूक ऑफ कैनॉट या ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा 1921 में नरेंद्र मंडल आरंभ किया गया था। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रोव थीसिस या लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये पूरी तरीके से 1928 में आए हुए साइमन कमीशन पर बेस्ड था। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आज़ाद। 1940 में रामगढ़ में एक अधिवेशन होता है। रामगढ़ के अधिवेशन में मौलाना आज़ाद को चुना जाता है कांग्रेस का अध्यक्ष, और अगले 5 सालों तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होता नहीं, यानी कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं होता है। इसलिए 6 सालों तक लगातार मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड इनके पास है। सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी मौलाना आज़ाद के पास है। मात्र ये 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भूमि पट्टेदारी के रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? सीधे सीधे प्रश्न की रैयतवाड़ी जो प्रणाली है वो क्या है? रैयत व भूमि भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। इसको आगे नहीं पढ़ते हैं, सही उत्तर यही हो जाएगा। रैयत यानी जो किसान होता है वो जब भूमि का कर अदा करता है, लगान देता है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई। जब आसपास के बहुत सारे गांव मिलकर एक महाल बनाते हैं और महाल जब पूरा उठ के देता है लगान, तो महालवाड़ी व्यवस्था। और जमींदारों से जब टाई अप करके लगान वसूला जाता था वो स्थायी बंदोबस्त होता था।
भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? बटाईदार, किसान, जमींदार या कृषि के मजदूर? बहुत आसान सवाल है। जमींदारों ने भू राजस्व प्रणाली में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में 1/11वां हिस्सा जो था ये इनका होता था, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लगान वसूलते थे ताकि ज़्यादा मात्रा में अपने पास हिस्सा रख सकें। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन या कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन? गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही थी ताकि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके, जो घरेलू उद्योग थे अपने उनको प्रोत्साहन मिल सके। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से परास्त कर दिया था? वांडीवाश की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या अड्यार की लड़ाई? वांडीवास की लड़ाई वो लड़ाई थी जो 1760 में हुई थी, और इसी में फ्रांसीसी पूरी तरीके से भारत में इनका खात्मा हो जाता है। ये एक व्यापारिक कंपनी बन के रह जाते हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, प्लासी की लड़ाई 1757 में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध, धार्मिक अनुष्ठान या मूर्ति पूजा के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध, इस्लाम के विरुद्ध? आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। निम्नलिखित में वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? मैकाले आयोग, चार्ल्स आयोग, हंटर आयोग या बेंटिक आयोग? मैकाले, चार्ल्स और हंटर ये तीनों आयोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मैकाले मिनट के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति शुरू हुई थी। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था, पर उससे पहले चार्ल्स आयोग वह आयोग था जिसने सबसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था भारत में। अगला प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? यंग इंडिया और हरिजन इन दोनों के संपादक महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया से याद आया, एक पत्रिका थी न्यू इंडिया करके, ये किसकी थी? ये थी एनी बेसेंट की। और एक बुक था, बुक का नाम था अनहैप्पी इंडिया। ये किसने लिखा है ये आप सब कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन? 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, जो कि बाद में 1858 में जाके भारत का वायसराय बन जाता है, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। यानी पहले कहाँ हुआ था, बाद में कहाँ हुआ? झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर? सबसे पहले जो होता है बैरकपुर में होता है, मंगल पांडे करते हैं। फिर मेरठ में सैनिक विद्रोह होता है। फिर यही सैनिक दिल्ली में जाकर विद्रोह करते हैं और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर देते हैं। और उसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह शुरू करती हैं। यानी कि 4, 2, 3, 1, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त जो कि भारत के 19% भूभाग पर थी, और 10/11 जो हिस्सा था लगान का वो देना पड़ता था सरकार को, जमींदारों को। तो क्लाइव ने शुरू किया था, हेस्टिंग ने शुरू किया था, वेलेजर ने शुरू किया था, कार्नवालिस ने। तो स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त जो है ये कार्नवालिस के दिमाग की उपज थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1852, 1853, 1854 या 1855? 1854 में सबसे पहले क्या हुआ था? 1854 में वुड डिस्पैच आया था भारत, वुड डिस्पैच। इसके अलावा
डाक विभाग की स्थापना हुई थी? टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? 1853 में। इसके अलावा 1853 में क्या हुआ था? पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछी थी और रेल चली थी। ये सारे काम जो हैं किसके शासनकाल में हुए थे? डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के समय भारत सचिव से क्या अभिप्राय था? वह अधिकारी जो भारत के वायसराय के सचिव की तरह काम करता था। एक सचिव स्तर का अधिकारी जो भारत के प्रत्येक प्रेसिडेंसी प्रदेश के लिए नियुक्त होता था। ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। वायसराय द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो भारत के आंतरिक प्रशासन को देखता था। इनमें से कोई एक हो सकता है। पंचायत सीरीज वाले सचिव तो नहीं होंगे ये। खैर, भारत सचिव की जो बात हो रही है, भारत सचिव ब्रिटेन का एक मंत्री होता था जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। यानी जो भारत का वायसराय होता था ये भी भारत सचिव के नियंत्रण में होता था। अगला प्रश्न है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी? स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद? स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923 में। अब 1923 में कौन सी घटना हुई थी आसपास में? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और असहयोग आंदोलन जो था ये 1920 से 22 हुआ था। यानी कि 22 में जब असहयोग आंदोलन बंद होता है उसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का 1923 में गठन किया था। अगला प्रश्न है, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में दलित जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने कांग्रेस का गठन किया था और उसके अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। ये 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू जो हैं ये पहली भारतीय महिला थी ये, और ये कब बनी थी? 1925 कानपुर अधिवेशन में। भीकाजी कामा इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है और इन्होंने स्टुटगार्ड में झंडा फहराया था 1907 में। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के रूप में मनाया गया था? 8 अप्रैल 1919 का, 6 मई 1920 का, 6 अप्रैल 1919 का या 8 मई 1919 का? 6 अप्रैल 1919 का दिन जो था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में अहिंसक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये त्रिपुरी संकट के बाद बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कब? 1939 में। अगला प्रश्न है, 19 जुलाई 1905 को किसने बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की? पूर्वी बंगाल और आसाम एक भाग और शेष बंगाल दूसरा भाग। सीधे शब्द में बंगाल का विभाजन किसने किया था? किसने घोषणा की थी बंगाल विभाजन की? तो लॉर्ड कर्जन 19 जुलाई 1905 को घोषणा करते हैं और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय होने का अर्थ है ऐसा कोई आंदोलन जिसमें वंदे मातरम शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा होगा। तो वो स्वदेशी आंदोलन था जब वंदे मातरम लोगों की ज़ुबान पर दौड़ रहा था और स्वदेशी आंदोलन को ही आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम गुजरात, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई, संसद भवन दिल्ली या जलियांवाला बाग पंजाब? दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। दांडी पर यह समाप्त हुआ था। शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम गुजरात से। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया था, यानी कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? नागपुर, मद्रास, लाहौर, कराची। 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के लिए जाना जाता है। पूर्ण स्वराज की यहाँ पर मांग रखी गई थी इसी अधिवेशन में। ये लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या रॉलेट सत्याग्रह? तो चौरी चौरा जो घटना हुई थी, ये स्थान जो है ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होता है या कांड होता है, इसमें पूरा थाना फूंक दिया जाता है, पुलिस वाले मारे जाते हैं। उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1908, 1907, 1905 या 1906 में? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। किसने किया था? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां या चंद्रशेखर आज़ाद? काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद वो व्यक्ति थे जो काकोरी कांड में बच गए थे। बाद में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इन्होंने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक? कांग्रेस में जब राजनीतिक सुधार शुरू हुआ, जब सरकार में घुसकर राजनीतिक बदलाव लाने का प्रयास शुरू हुआ, सबसे पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का अध्यक्ष कौन था? 1889 में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ब्रिटिश समिति बना था। ब्रिटेन में एक ब्रिटिश समिति बनी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो सर विलियम वेडरबर्न थे, और विलियम डिग्बी जो थे ये इसके सचिव हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है जहाँ पर दादा भाई नौरोजी सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं कांग्रेस में। उनके बदले में उनका जो अध्यक्षीय भाषण था वह किसने पढ़ा था? फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी की जगह उनका भाषण पढ़ा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की वह वर्ष था? 1909, 1916, 1931 या 1932? 1909 में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत होती है और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली मिलता है। कांग्रेस उस समय इस चीज़ को अस्वीकार कर देती है, यानी वो मानने को तैयार नहीं होती कि नहीं इनको पृथक निर्वाचन मिले। बाद में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से 1916 में जाकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता होता है। कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन पहुंचा था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या महात्मा गांधी? महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गए हुए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में और तीसरे में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 1946 में, 1942 में या 1947 में? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था 22 दिसंबर को, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी विधानसभाओं से अपने त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों के बीच में पूरा जो झगड़ा हो गया वो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठन को लेकर हो गया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? बम्बई, वर्धा, लखनऊ या त्रिपुरा? 1942 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये वर्धा में पारित किया गया था। वो अलग बात है, कोई भी नेता शामिल नहीं हो सका भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑपरेशन जीरो तक सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालाचारी फार्मूले के अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही और वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। कैबिनेट मिशन जब आया उसे भी अस्वीकार कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी। इसके बाद ही ये तय हो गया कि भारत का विभाजन होकर रहेगा, इसको बचाने का कोई और विकल्प है नहीं। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, वायसराय ने। यानी जब भारत के पहला प्रधानमंत्री चुना गया 1947 में, तो किसने चुना था? वो किसने उसकी नियुक्ति की थी? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे जब, तो गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने नियुक्ति की थी। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बेटन। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य तथा कृषि? कोई भी नहीं। रक्षा विभाग जो है ये बलदेव सिंह के पास था। विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध जो है ये नेहरू के पास था। खाद्य और कृषि वो विभाग है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास अंतरिम सरकार में था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। INA यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर सिंह, भगत सिंह? सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना जो थी इसी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। मोहन सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने INA का गठन किया और इसकी स्थापना की थी। करो या मरो का नारा किसने दिया? तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी? डू और डाई का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। अगला प्रश्न है, पूना समझौते का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना? पूना समझौता जो है ये 1932 में हुआ था। 24
सितंबर को। किसके बीच में? गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने को लेकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी और इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, पर चौथा जो है ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि 15 मार्च को नहीं बल्कि 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मी स्वामीनाथन, सुभाष चंद्र बोस। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है ये आज़ाद हिंद फौज का एक हिस्सा था और इसकी स्थापना जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये थे 50 प्रश्न जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।